Now, good afternoon, students, and this is the last lecture of the first unit. And after this lecture, I think that your concept as well as numerical concept both will be cleared. Because of that, this lecture is only for the numericals of the first unit. तो फर्स्ट यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स हैं बस उसके लिए हम ये केवल एक लेक्चर अलग से बनाए हैं, तो इसे आप अच्छे से समझ लो जो न्यूमेरिकल हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा थ्योरी का पोर्शन था जो छूट गया था, तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज द परपेंचुअल मोशन, सॉरी ये पूरा लिखा नहीं है, परपेंचुअल मोशन वर्ड भी होगा, मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसे PMM1 के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभार एग्जाम में ये लिखने के लिए आ जाता है 100% कि एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज द PMM1। पी एम एम वन है क्या, कभी कभार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं PMM1 है क्या एक्चुअली में। तो पहले इसे समझ लेते हैं, तो आपको तुरंत एकदम जो लैंग्वेज लिखी है वो भी समझ में आ जाएगी। तो एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द टोटल एनर्जी remain conserved. It cannot create or destroyed. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये था कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि मान लिया ये कोई हमारा सिस्टम है, दिस इज माय सिस्टम, और मैंने इसे 20 किलो जूल एनर्जी दी, ठीक है, और 5 किलो जूल एनर्जी एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में लीक हो गई। तो एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी 20 जो गई वो 5 तो एटमॉस्फेयर में चली गई, तो 20 माइनस 5 15 किलो जूल जो है सिस्टम के अंदर रही। सिंपल लॉजिक है एडिशन का। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिस्टम एनर्जी को क्रिएट करे, मतलब ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि ये बिना किसी एनर्जी को लिए हुए इस एनर्जी तो कुछ ना ले और सीधा मैं कहूं कि इट गिव द 5 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी सिस्टम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकता। ना कोई सिस्टम ऐसा बचा है जो इसमें बीच में डिस्ट्रॉय कर दे। 20 किलो जूल गई है तो 5 बाहर निकली तो 15 अंदर है, ऐसा नहीं है कि उसने 1-2 किलो जूल डिस्ट्रॉय कर दी। तो पीएम1 है क्या? पीएम1 यही चीज है कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता। ए डिवाइस दैट इज नॉट फॉलो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, तो ये एक इमेजिनरी डिवाइस है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता, एंड इट विल क्रिएट द एनर्जी, और वो एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यही लिखा है एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द टोटल एनर्जी ऑफ द रिमेन कांस्टेंट, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। PM1 is a imaginary device which will continuously supply the energy without taking the energy. It means the system will generate the energy which violates the first law of the thermodynamics. So PM1 is impossible. ठीक है, तो PM1 है क्या? एक इमेजिनरी ऐसा डिवाइस इमेजिन किया गया जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो PM1 है क्या? एक ऐसा डिवाइस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता, उसे हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। तो ये इस तरह का डिवाइस है, अगर डायग्राम आप बनाएं तो इस तरह से आप दिखा दें कि इट विल प्रोड्यूस द एनर्जी, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट टेकिंग एनी हीट। इट विल नॉट टेक द हीट बट इट विल प्रोड्यूस द वर्क। इट विल नॉट टेक द हीट एंड इट विल प्रोड्यूस द वर्क, सो इट विल जनरेट द एनर्जी। तो ये क्या कर रहा है? एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके एक बताऊं। एक बार ऐसे ही मेरा डिस्कशन किसी स्टूडेंट से हुआ और मेरे माइंड में भी ये चीज़ आई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। उस समय मैं सेकंड ईयर में ही पढ़ता था, बीटेक में। तो मैं सोच क्या रहा था वो मैं आपको अपनी सोच बताता हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि क्यों ना एक काम करा जाए
ये मान लिया हमारा कोई मोटर है? अब कोई बाहर से एक वायर लिया जाए और उससे एनर्जी सप्लाई की जाए तो मोटर चलने लगेगा। जैसे ही मोटर चलने लगे, मोटर की शाफ्ट से हम जनरेटर लगा दें। क्या लगा दें? जनरेटर। तो जनरेटर चलने लगेगा, और फिर जनरेटर का एक तार मोटर में दे दें और एक तार बाहर ले लें, हैं? और ये वाली सप्लाई को हम क्लोज कर दें। अब मोटर चल रहा है, मोटर से जनरेटर चल रहा है, जनरेटर की सप्लाई मोटर को आ रही है, और एक बार बाहर ले लिया, इससे हम बल्ब जला रहे हैं, अपना बाहर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ये बल्ब जला रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम है, अगर जो ये अगर हमारा सिस्टम है, तो देखो सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है, मोटर इसे एनर्जी दे रहा है, और ये एनर्जी जो है फिर मोटर को दे रहा है, और बची एनर्जी मैं बाहर ले रहा हूं। तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, ओवरऑल ये सिस्टम तो अंदर का हो गया, ये एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। ये एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी। इधर वो एनर्जी कहीं से नहीं ले रहा, सिस्टम के बाहर से कहीं से एनर्जी नहीं ले रहा, और ऑटोमेटिकली इतनी एनर्जी जनरेट कर दे रहा है कि बल्ब जल रहा है। तो दिस डिवाइस इज नोन एज द पीएमएम1। यही डिवाइस आपका पीएमएम1 है, जो एनर्जी नहीं ले रहा बाहर से, लेकिन एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि एनर्जी जनरेट नहीं की जा सकती, एनर्जी वन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी जनरेटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एंड द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये हमारा क्या होगा, पीएम1 ये ऐसा सिस्टम है जो लगातार एनर्जी जनरेट कर रहा है बिना कुछ लिए हुए। दिस इज नोन एज द पीएमएम1। ओके, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। टू ए क्लोज सिस्टम, टू ए क्लोज सिस्टम 150 किलो जूल ऑफ वर्क इज सप्लाइड है। हमारा कोई क्लोज सिस्टम है, तो जब कभी वर्क आपका सप्लाई किया जाए तो हमेशा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना लो, है ना? तो वर्क सप्लाई से वर्क दिया जा रहा है, वर्क सप्लाई किया जा रहा है, यानी कि कितना वर्क दिया जा रहा है, 150 किलो जूल। इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.6 मीटर क्यूब, अगर जो इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 0.6 मीटर क्यूब है, एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम चेंजेस एज, और प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, 8-4 भी एक इक्वेशन है प्रेशर और वॉल्यूम की, वेयर P इज इन बार, ये ध्यान रखना ना, ये बार में है, V इज इन मीटर क्यूब। डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अब मान लीजिए कंप्रेस करोगे तो किसी दूसरे स्टेट टू पे पहुंच जाएगा, आपको B2 बताना है, आपको P2 बताना है ना? और यहाँ देखो B2 इज लेस देन B1, क्योंकि कंप्रेशन किया गया है, कंप्रेशन किया गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया, कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आता है तो सबसे पहले क्या करें, आप डायग्राम बनाएं, सारी चीजों को उसमें रखें जो भी डेटा दिया है, देन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो हम देखते हैं कि ये वर्क हमने इसे दिया, तो ये बाउंड्री वर्क है, तो कितना वर्क हुआ, तो बाउंड्री वर्क निकालते हैं। क्या होता है बाउंड्री वर्क की इक्वेशन, पीडीबी B1 से B2। तो बाउंड्री वर्क इज इक्वल टू B1 कितना है, 0.6 मीटर क्यूब, B2 हमें निकालना है, P कितना है, 8-4B, है ना, इंटू डीवी। ठीक है ना? अब एक चीज यहाँ देखो, यहाँ पे प्रेशर P किस में है, बार में है, ठीक है, वर्क हमारा किलो जूल में है, ये ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब इसमें टोटल में 10 टू पावर, इसको 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, बार में है तो, किलो जूल उसमें बनाने के लिए, जूल में बनाने उसे पास्कल में बनाने के लिए। एक 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इज बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल, प्रेशर की यूनिट है। तो हमारा वर्क डन क्या हुआ, 10 टू पावर 5 ब्रैकेट बंद करो इसे, 8 इंटीग्रेट करते हैं, तो V2 माइनस 0.6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, बी स्क्वायर होगा, तो B2 स्क्वायर माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन है सिंपल, आप कर लेंगे, 8 इंटू वी, B2 माइनस 0.6 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इसका, 4 डिवाइड बाई 2, B2 स्क्वायर माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू हो गया 10 टू पावर 4, 8B2 माइनस 4.8 माइनस 2B2 स्क्वायर प्लस
0.72। तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 10⁵ 8 v2 माइनस 2v2² माइनस 4.08। अब वर्क कितना दिया है, सप्लाई किया क्या, 150 किलो जूल। ठीक है ना। अब वर्क मैंने बताया जब सप्लाई किया जाएगा तो माइनस होगा, 150 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू कितना है, 10⁵। ये है आपका 8v2 माइनस 2v2², 8v2 माइनस 2v2² माइनस 4.08, ये आपका आ गया। ठीक है। तो यहां से देखो 10⁻³ यहाँ कह रहा गया 100, तो माइनस 150 इज इक्वल टू 800v2 माइनस 200v2² माइनस 408। इसे आगे फिर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 200v2² माइनस 800v2 को आप सॉल्व करोगे प्लस 258 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करो, 200 से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो हमारे पास रह गया v2² माइनस 4v2 प्लस 129 1.29 इक्वल टू 0। यहाँ से v2 निकालेंगे तो माइनस b, तो प्लस 4 प्लस माइनस √b² माइनस 4 इंटू 1.29 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ देखो अगर प्लस साइन लेते हैं तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जबकि हमारा b2 क्या है, लेस देन b1 है, तो 0.6 मीटर क्यूब से कम आना चाहिए b2। तो हम माइनस साइन लेंगे तभी आएगा। तो माइनस साइन अगर लेते हैं तो b2 की वैल्यू 0.354 मीटर क्यूब आ जाती है। जब v2 निकल आएगा तो प्रेशर भी निकल आएगा। प्रेशर आपका क्या है, 8 माइनस 4 b2, 8 माइनस 4 इंटू 0.354। तो आप P2 निकाल सकते हैं यहाँ से 6.584। अभी इसकी यूनिट किस में दी है, बार। तो देखो सिंपल न्यूमेरिकल था। आपने क्या किया, सबसे पहले बाउंड्री वर्क निकाला किस फॉर्मूले से, पीडीवी B1 से B2, और बाउंड्री वर्क की वैल्यू माइनस करके रख दी, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अगर आप प्रोसेस से चलेंगे, सही से चलेंगे, तो आपका जो है क्वेश्चन हमेशा सही होगा। लेकिन आप जल्दीबाजी करेंगे, यूनिट सही से नहीं रखेंगे, तो कहीं प्लस माइनस में गलती होगी और क्वेश्चन गलत आ जाएगा। ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, ए फ्लूइड एट ए प्रेशर ऑफ 3 bar and with a specific volume of 0.18 meter cube contained in cylinder behind a piston expand reversibility to a pressure of 0.6 bar। अब देखो यहाँ पिस्टन रिवर्सिबली मूव कर रही है ऊपर की तरफ। तो फिर हम दोबारा वही करते हैं, स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 नोट करते हैं सारी वैल्यू। तो इनिशियल प्रेशर P इज इक्वल टू 3 bar, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 0.18 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, और आपको P2 दे दिया एक्सपेंड होने के बाद 0.6 बार, और वेरिएशन दे दिया P इज इक्वल टू C डिवाइड बाई B² के हिसाब से होगा। कैलकुलेट द वर्क डन बाई द फ्लूइड ऑन द पिस्टन। कैलकुलेट द वर्क डन बाई द फ्लूइड ऑन द पिस्टन। तो कह रहा वर्क डन कितना हुआ। ठीक है। तो देखो यहां से ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, P² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गया। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए चाहो तो आप इस फॉर्मूले से वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डी करके निकाल लें B1 से B2, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास पॉलीट्रोपिक P1 B1 माइनस P2 B2 डिवाइड बाई n माइनस 1, पीवी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का एक फॉर्मूला था ना, तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, अगर आप उससे और शॉर्ट हो जाएगा, हम दोनों से करके आपको दिखा देंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम
P1 पता है, V1 पता है, P2 पता है, हमें B2 नहीं पता। तो हम इस रिलेशन से V2 निकाल लें। तो P1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो P1 आपका कितना है, 3 बार 0.18 का होल स्क्वायर, P2 0.6 बार V2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखें V2 कितना आएगा, 3 × 0.18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.6 अंडर रूट। तो आपका V2 जो है वो आया 0.4024 मीटर क्यूब। ये आपका V2 आ गया है। तो अब बाउंड्री वर्क पूछा है वो क्या होगा आपका, P इंटू डी बी। P क्या रख दिया आपने, C डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू डी बी, और V1 से V2। ठीक है, C बाहर ले लिया, B⁻−2 इंटू डी बी, B1 से B2। ठीक है, अब आप देखना, बाउंड्री वर्क इज इक्वल टू C B⁻−1 B1 से B2। तो बाउंड्री वर्क इज इक्वल टू -C 1 डिवाइड बाई V2 -1 डिवाइड बाई V1। तो 1 इससे और आगे बढ़ाते हैं, तो 1 डिवाइड बाई V1 -1 डिवाइड बाई V2। थोड़ा से अंदर C से मल्टीप्लाई करते हैं, तो C डिवाइड बाई V1 C डिवाइड बाई V2। अब हमारी C की वैल्यू क्या है, P1 B1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ तो रख दो ये वाली वैल्यू और यहाँ रखो ये वाली वैल्यू। तो हमारा बाउंड्री वर्क क्या आ गया, P1 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई V1, P2 V2 स्क्वायर डिवाइड बाई V2। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो वर्क डन आपका आ गया P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताएं, ये क्या इक्वेशन थे, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ एन इज इक्वल टू क्या है 2। तो बाउंड्री वर्क आपका क्या है पॉलिट्रोपिक प्रोसेस के लिए, P2 V2 डिवाइड बाई n-1। तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई 2-1। तो सेम फॉर्मूला ही आ गया। तो अब डायरेक्ट भी यूज कर सकते, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। अब आप बाउंड्री वर्क निकाल लें, तो आप P1 की वैल्यू रखें। P1 की वैल्यू क्या थी आपकी, 3 बार, है ना। P1 की वैल्यू क्या थी, 3 बार। तो ध्यान रखें कि जब इसमें वैल्यू रख रहे हैं और P1 आपका 3 बार दिया है, आंसर आपको किलो जूल में लाना है, तो इसे क्या करो, किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लो। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा किलो पास्कल। ठीक है, तो P1 की जगह कितना रखेंगे, 300 किलो पास्कल इंटू B1 आपका दिया है 0.18 माइनस P2 कितना दिया है 0.6 बार, है ना। तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 किलो पास्कल, माइनस 60 इंटू 0.4024। तो आपका बाउंड्री वर्क कितना आ जाएगा देखो, 29.856 किलो जूल। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर टफ नहीं है, अगर जो आप जो है प्रोसेस से करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एकदम। बाउंड्री वर्क का फॉर्मूला हम लगाएंगे, वर्क डन W बराबर P इंटू डी वी, चाहे तो उससे निकाल लो इंटीग्रेट करके, या फिर डायरेक्ट इसे पॉलिट्रोपिक प्रोसेस मान के पी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n-1, और n इक्वल टू उसमें 2 रख देंगे तो P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा, और फिर डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख देंगे। ठीक है, तो सिंपल है। अब हम आगे के नेक्स्ट न्यूमेरिकल पहुंचते हैं। तो ये देखो, ये न्यूमेरिकल आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे सही से करेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हमारा सबसे, मैंने बताया न्यूमेरिकल करने से पहले क्या है, जब न्यूमेरिकल आप पढ़ते हैं उसी समय पे सारी वैल्यूज जो है जिस स्टेट पे लाई कर रहा है उस पर नोट करते जाओ, और फिर जैसा न्यूमेरिकल कहता जाए वैसा आप करते जाओ, तो डेफिनेटली 101% बता रहा हूँ आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता। अगर आप सारी चीजें नोट नहीं करेंगे, एकदम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे गलती होगी, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल, क्योंकि ये न्यूमेरिकल तो कुछ भी नहीं। अभी बहुत टफ टफ न्यूमेरिकल जो है आगे के चैप्टर्स में है अवेलेबल, तो तब आपको प्रॉब्लम रहेगी।
ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल, ये दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इतना टफ है नहीं है, देखना। ये सिलेंडर कंटेन्स 1 किलोग्राम ऑफ सर्टेन फ्लूइड एट ए इनिशियल प्रेशर ऑफ 20 बार। ठीक है, कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ऐसा, इनिशियल में उसके अंदर जो 20 बार प्रेशर पे गैस भरी है। द फ्लूइड इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली बिहाइंड ए पिस्टन अकॉर्डिंग टू लॉ पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये पिस्टन जो है एक्सपेंड हुई किस लॉ से, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। पीवी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ एन इज इक्वल टू क्या है आपका 2 है। ठीक है, अंटिल द वॉल्यूम इज डबल्ड, यानी कि बी, इसने कहा कि वॉल्यूम जो है B2 जो है 2 टाइम्स B1 का जब तक नहीं हो गया तब तक ये एक्सपेंड हुई। ठीक है, द फ्लूइड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली एट ए कांस्टेंट प्रेशर अंटिल द पिस्टन रीगेन्स इनिशियल पोजीशन। अब यहां से कांस्टेंट प्रेशर इसकी कूलिंग हुई, तो हीट बाहर निकली और इसकी कूलिंग हुई, तो इसका वॉल्यूम कम हो गया जब तक कि इनिशियल वॉल्यूम पे नहीं पहुंच गया। Heat is then supplied reversibly with piston firmly locked in the piston until the pressure rise to original bar of 20 बार। अब कह रहा है कि दोबारा फिर इसे इनिशियल स्टेज में पहुंचाने के लिए फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हमने हीट सप्लाई की, सो इट विल रीच ऑन इनिशियल स्टेट, और यहाँ का प्रेशर आपको 20 बार दे दिया। कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय द फ्लूइड फॉर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.05 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम दे दिया आपको B1 0.05 मीटर क्यूब। तो कह रहा है नेटवर्क कितना हुआ, तो नेटवर्क कितना हुआ, जितना इस साइकिल के अंदर का एरिया है, दैट इज द नेटवर्क। अगर आपको ये टोटल एरिया निकालना है तो आप क्या करें, इस कर्व के नीचे का टोटल एरिया निकाल लें। तो कर्व के नीचे का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इस कर्व के नीचे का टोटल एरिया ये हो गया। इसमें से ये वाला एरिया, इस रेक्टेंगुलर का एरिया हम माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया जो है, तो हमारा ये एरिया बच जाएगा। हम ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना चाह रहे हैं। तो इस कर्व के नीचे का एरिया क्या होगा, जो पॉलिट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन हुआ है। एरिया आप निकालते थे जैसे जब बीटेक में आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे, तो एरिया क्या होता था, एक्स इंटू डी वाई। जैसे यहाँ वर्क डन है तो क्या है पी इंटू डी बी। तो ये क्या है, जो ग्राफ खींचा गया पीबी के बीच में उनके नीचे का एरिया है ये। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सारी चीजें हमने नोट कर ली इसमें, प्रेशर वगैरह, और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, और इस पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो वर्क डन होगा वो इसके नीचे जितना भी एरिया है उसके बराबर होगा। तो वर्क डन क्या होगा, P1 B1 माइनस P2 B2 डिवाइड बाई n माइनस 1। यहाँ n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, PV1 माइनस P2B2। ठीक है, अब देखो B1 दिया है इसने 0.05 मीटर क्यूब, और B2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B1। तो B2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 0.05, यानी 0.1 मीटर क्यूब। ठीक है, आपका जो P1 दिया है वो आपको 20 बार दिया है। अब आपको P2 निकालना पड़ेगा, तो आप फॉर्मूला यूज करें, ये ऊपर दिया है इसका, PV1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2B2 स्क्वायर, यानी कि 20 बार इंटू 0.05 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। तो P2 आपका आएगा 5 बार। तो मैंने बताया कि वर्क डन किलो जूल में लाओगे तो हमेशा प्रेशर को किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लोगे। तो हमारा P1 हो गया 20 इंटू 100 किलो पास्कल, यानी कि 2000 किलो पास्कल, और P1 हो गया 500 किलो पास्कल, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बाउंड्री वर्क क्या आया, P1B1 500 इंटू B1 0.05 माइनस P2, सॉरी P1 दिया आपका 2000 माइनस 500 इंटू 0.1। ठीक है,
तो आपका बाउंड्री वर्क यहां से कितना आ जाएगा, 50 किलो जूल। तो जो 50 किलो जूल आया है वो इस कर्व के नीचे का एरिया आया है, 1 से लेके 2 के नीचे का ये टोटल एरिया जो है 50 किलो जूल आया। अब हमें कौन सा एरिया माइनस करना है, ये वाला एरिया माइनस करना है, 32 ml। ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल था देखो एक बार, ये रेक्टेंगल 32 LM, इसका एरिया कितना होगा, 1 2 डिस्टेंस, नहीं, M2 डिस्टेंस इंटू 2 3 डिस्टेंस, ठीक है ना। M2 डिस्टेंस क्या है, P2 प्रेशर, ठीक है। तो M2 डिस्टेंस क्या हो गई, M2 डिस्टेंस हो गई आपकी, P2 प्रेशर कितना 500 किलो पास्कल, और आपका जो उनके बीच की डिस्टेंस थी ये LM, जो बीच की डिस्टेंस थी 0.1 माइनस 0.05, 0.05 मीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 500 इंटू 0.05, ये क्या हो गया 25 किलो जूल। तो जो ये लाइन है 1 to 2, आप देख सकते हैं इस लाइन के नीचे का एरिया आया टोटल ये 50 किलो जूल, और ये जो रेक्टेंगल का नीचे का एरिया जो आया ये वाला, ये आ गया 25 किलो जूल। तो नेट वर्क डन क्या हो गया, टोटल एरिया 50 माइनस 25, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू 25 किलो जूल। तो ये आपसे आंसर पूछा था न्यूमेरिकल में। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। मैंने यही चीज बताई आपको, 3 न्यूमेरिकल करके बता दिए। अगर बहुत टफ टफ भी इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन इतना ज्यादा एग्जाम में वहाँ कम टफ क्वेश्चंस नहीं आते। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको लगाना आना चाहिए, है ना। आपको अगर जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सही कॉन्सेप्ट पता है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ। आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाएं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। फर्स्ट यूनिट में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि थ्योरी में क्या क्या था और कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो देखो, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग पॉइंट। नंबर 1 ऐसे पूछ लेंगे, स्टेट क्या है, प्रोसेस क्या है, पाथ क्या है, दो दो नंबर में, ठीक है। सिस्टम क्या है, ठीक है। कभी टाइप्स ऑफ सिस्टम पूछ लेगा, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल बन जाएंगे। चौथा आपसे पूछ लेगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। आपसे पूछ सकता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपने 3 पढ़े थे, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और आपने देखा था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये 3 आपने इक्विलिब्रियम पढ़े थे, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज द हीट,
व्हाट इज द वर्क, वर्क आपने कई तरीके के पढ़े थे। बाउंड्री वर्क में प्रूव करने के लिए P इंटू डी भी कभी कभार आ सकता है, ठीक है। फिर आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन और हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लगाना, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बॉयलर, कंडेंसर, टरबाइन, कंप्रेशर, पंप, नोजल, डिफ्यूजर, ये सारे सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं। और इतनी थ्योरी आपको 100% एग्जाम में तैयार करके जानी है फर्स्ट यूनिट से। अगर आप इतनी थ्योरी कंप्लीट करके जाएंगे तो कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। उसके बाद मैंने जो न्यूमेरिकल कराए हैं, अगर आप न्यूमेरिकल उतने करके चले जाएंगे तो भी आप 100% एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बस आप इतना तैयार कर लें तो आपकी फर्स्ट यूनिट एकदम तैयार हो जाएगी, बढ़िया से तैयार हो जाएगी और आपको कोई डाउट नहीं आएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने सर को बता दें, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट होगा। और सेकंड यूनिट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है, जो आगे काम आएगी। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।